नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम सब लोग, इस देश के बुद्धिजीवी, समझदार लोग, सब लोग जश्न की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इस समय जिससे मुकाबला है वो शक्तियाँ कुछ अलग तरह की शक्तियाँ हैं और शर्म उनको मगर आती नहीं। हिंदुस्तान की राजनीतिक ताकतें किसी भी हद तक नीचे जाने को तैयार हैं और जो ताज़ा रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, उसके मुताबिक जो आज शाम को खबर आई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी है, उस जानकारी में एक जानकारी ऐसी छिपा ली गई है जिसके ज़रिए आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि किसी पार्टी के पास कौन सा पैसा कहां से आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो बातें कही गई हैं, उस फैसले में भी इस रिपोर्ट का अगर मतलब निकाला जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई हैं जिनका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जितने भी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड जुटा रही हैं उनको मिल सकता है। खबर क्या है, इसको जानने से पहले आपको एक और खबर बता दूं। वो खबर ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदिश अग्रवाल ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में उनसे हस्तक्षेप की मांग की है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। इस चिट्ठी में कहा गया है कि कॉरपोरेट में जो बैठे हुए लोग हैं उनके विश्वास का भंजन होगा। उनको जब बॉन्ड बेचा गया तो ये कहकर बेचा गया कि उसमें सारी सीक्रेसी बरती जाएगी और अब उनकी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है जो लोग चंदा देने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद, इस पूरी खबर पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि अनुच्छेद 143 है क्या। सरल तरीके से समझें तो किसी भी मामले पर जो न्याय से जुड़ा हुआ मामला है और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस मामले पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे कुछ जानकारी ले लें कि भाई क्या सोचकर क्या फैसला किया वगैरह, तो राष्ट्रपति कंसल्ट कर सकती हैं, सलाह ले सकती हैं। राष्ट्रपति का सलाहकार वैसे तो भारत का कैबिनेट होता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है, लेकिन न्यायिक मामलों में राष्ट्रपति का सलाहकार सुप्रीम कोर्ट ही होता है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर कंसल्ट कर सकती हैं और आदिश अग्रवाल साहब ने राष्ट्रपति को लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर लो। स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूं क्या लिखा अनुच्छेद में। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि राष्ट्रपति को इस पर कोई सलाह दे या ना दे। यानी राष्ट्रपति अगर लेकिन वो होल्ड नहीं कर सकते, स्थगित नहीं कर सकते, वो सलाह मांग सकती हैं। दूसरा, ये जो चिट्ठी में ग्राउंड ली गई है कि भैया आप इन लोगों ने जो चंदा दाता है उसकी सीक्रेसी को पब्लिक कर दिया है, तो इस मामले में जब ये कानून बना था तब भी ये प्रावधान किया गया था कि भैया कॉरपोरेट चंदा दोगे तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये जानकारी हासिल कर सकती है कि आपने चंदा दिया या नहीं दिया है, और देश की कोई भी अदालत जब चाहे जानकारी मंगा सकती है। तो सबसे बड़ी अदालत अगर जानकारी मांग रही है तो इसमें कष्ट कहाँ है। तो ये एक हवाई बात है। खैर, लेकिन आदिश अग्रवाल साहब पहले किसानों को उठाने के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट को, इनको हटाया जाए। मतलब ये बार काउंसिल के चेयरमैन वकीलों के हितों की जो दूसरी बातें हैं उनको छोड़ के इसी सब में लगे रहते हैं। और इनकी ज़्यादातर चिट्ठियां अभी तक जो पाई गई हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये वो सब करते हैं जो सरकार चाहती है या सरकार को अच्छा लगेगा।
खैर, ये हुई बात एक। लेकिन उनके सरकार के साथ में और सरकारी पार्टी के साथ में संबंधों को भी इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जितने इस तरह के पत्र वगैरह लिखते हैं उसमें बड़ी और अधिकांश ऐसे पत्र होते हैं जो चर्चा में आते हैं जो उस पार्टी की नीतियों के मुताबिक होते हैं। तो ये माना जा सकता है कि इस चिट्ठी को लिखवाने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ में एक प्रश्न दिमाग में और आता है कि एक पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली क्यों है, सरकारी पार्टी इतनी उतावली क्यों है इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी छुपाने के लिए। जब इलेक्शन बॉन्ड की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने देने में आनाकानी की थी, लंबा समय मांगा था, तो भी यह मंशा दिखाई दी थी। यह मंशा इसलिए दिखाई दी थी क्योंकि एसबीआई, जिसको भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल की सुविधा उपलब्ध थी, यानी देश की सरकार का वकील उसके लिए मुकदमा लड़ सकता था, लेकिन एसबीआई ने हरीश साल्वे जैसे महंगे वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। हरीश साल्वे का फीस कितनी है? भारत के जो दो टॉप के 10 वकील हैं उनकी एक फीस का चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे महंगे वकील हैं फाली एस नारीमन, लेकिन उनकी जो अधिकतम फीस है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन न्यूनतम फीस नंबर 2 पे हरीश साल्वे आते हैं, उनकी है, जो एक बार के अपीयरेंस के 12 से 14 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस वकील को खड़ा कर रहा है जो 12 से 14 लाख रुपए खड़े होने के चार्ज करता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उस जानकारी को छुपाने के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये सरकारी बैंक है, ये बैंक मेरे और आपके पैसे से चलता है। तो क्या हमें इस देश के लोगों को यह समझना नहीं चाहिए कि किसी एक राजनीतिक शक्ति के हितों का पालन करने के लिए एक एक अपीयरेंस के 14-14 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे खर्चे से खर्च कर रहा है? और सवाल इस बात का है कि इतना महंगा वकील रख के सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को रखने की कोशिश एसबीआई क्यों कर रहा था? ये दूसरा शक खड़ा होता है। यानी कुछ ऐसा तो है जिसमें पूरी ताकत लगाई जा रही है। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे महंगा वकील हायर किया जा रहा है। बार काउंसिल का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है संविधान पीठ का, उस फैसले को रोकने के लिए चिट्ठी लिख रहा है। कुछ तो है, लेकिन मैं इस वीडियो में यह जानकारी देने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास में जिस जानकारी की मैं बात की है वो और भी खतरनाक है, और वो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को जो चंदे की जानकारी दी है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात की आशंका जताई है कि उस जानकारी में एक ऐसा लिंक मिसिंग है जिसमें यह पता लग सकता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया, और जब किसने किसको कितना दिया तो क्यों दिया का भी पता लग सकता है। यह भी पता लग सकता है कि वो कौन सी कंपनी थी जो घाटे में चल रही थी, उसके बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर चंदा दे रही थी। तो ऐसा वो क्यों कर रही थी, उसका क्या स्वार्थ था? इस हाथ दे उस हाथ दे का ले का कोई चक्कर था क्या, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा? यह भी पता लग सकता था कि कौन से मामले में पहले मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद बॉन्ड खरीदा गया, और किस पार्टी को पैसा देकर मुकदमा विड्रॉ हो गया। किस मामले में लंबे समय तक जमानत अटकी हुई थी और इलेक्शन बॉन्ड से किसी पार्टी को डोनेशन देने के बाद जमानत मिल जाती है। तो इस तरह की चीजें। इसके अलावा कौन सी वो विदेशी ताकत है, कौन से वो बड़े फोर्सेस हैं, कौन से वो खतरनाक फोर्सेस हैं जिनका चंदा इन पार्टियों को मिला?
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में एक कानून पास हुआ इस देश की संसद से, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले विदेशी चंदे की जांच पर रोक लगा दी गई थी। यानी भारत में 1976-77 के बाद से आज तक जितने लोगों को विदेशी चंदा मिला, जितनी पार्टियों को, उसकी कोई जांच नहीं होगी। पीछे से कानून 2018 में आया है, लेकिन पीछे से अब तक जितना विदेशी चंदा किसी ने लिया है उसकी जांच नहीं होगी। ये अपने आप में एक दूसरा केस है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिससे ये पता लगता है कि बिल गेट्स से लेके और जो दुनिया के बड़े बड़े परिवार हैं, रॉकफेलर हैं, उन्होंने जो पैसा भारत में दिया है किसी भी तरह से, फोर्ड फाउंडेशन की बात कर लीजिए, जितने भी लोगों के चर्चा में नाम रहते हैं उनसे पैसा लिया गया, इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने लिया, और उसकी अब जांच नहीं होगी। ऐसा संसद से कानून पास हो गया 2018 में। तो ये चंदा का कानून पास हो गया, ठीक है, लेकिन क्या चंदा आया? जांच भले ही ना हो, लेकिन सबसे बड़ी जांच देश की जनता की होती है। सबसे बड़ी ताकत इंफॉर्मेशन की होती है जनता की। आप सोचिए, एक जानकारी छिपाने के लिए सबसे महंगा वकील, बार काउंसिल का चेयरमैन, स्टेट बैंक अपनी पूरी साख दांव पर लगाए पड़ा हुआ है कि जनता तक ना पहुंचाए, लेकिन उस जानकारी की एक लिंक इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अभी भी छिपाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्कशन हुआ तो एक चीज बड़ी स्पष्ट हुई कि जो डाटा है वो 2 साइलोस में रखा हुआ है, यानी 2 अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से रखा हुआ है। एक, जब भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने आया तो किसको कितने रुपए के बॉन्ड भेजे, ये एक जगह पे दर्ज है। इसके अलावा कहां कहां बॉन्ड भुनाए गए उसका डेटा दूसरी जगह पे दर्ज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि इन दोनों के बीच में लिंक बनाने के लिए हमको समय चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके बॉन्ड पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है और जहां बॉन्ड भुन रहा है वहां पे उस सीरियल नंबर को, जाहिर बात है, रिकॉर्ड में रखा गया है। यह अलग बात है कि वो सीरियल नंबर नंगी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन नोट चेक करने वाला जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है उसको अगर आप डालोगे तो सीरियल नंबर दिख जाएगा। अब यह खबर कह रही है कि वो सीरियल नंबर स्टेट बैंक ने अपने रिकॉर्ड में नहीं लिखा था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के अंदर अगर सीरियल नंबर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि जो बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के 100 बॉन्ड किसी ने खरीदे थे, वो 100 करोड़ रुपए उस नंबर के बॉन्ड के किस पार्टी के खाते में जमा हुए। और अगर ये सीरियल नंबर लिखा नहीं गया तो दुनिया के किसी भी तर्क के हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये क्यों नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि सीरियल नंबर ही एक तरीका था जिससे बैंक ये जांच सकता था और कोई जांच एजेंसी डेटा मांगे तो उसको दे सकता था। वित्त मंत्रालय को अतीत में ऐसा डेटा दिया जा चुका है। 15 दिन में अगर बॉन्ड ना भुनाया जाए तो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है, ऐसा कानून था। उसके बावजूद 10 करोड़ रुपए के एक बॉन्ड को, ऐसा रिपोर्ट्स हैं, दोबारा से उसकी मियाद बढ़ाई गई और इस काम के लिए स्टेट बैंक के चेयरमैन ने बाकायदा इंफॉर्मेशन एक ही दिन के अंदर, उसमें इतने दिन नहीं मांगे थे, वित्त मंत्रालय को भेजी। एक ही दिन में सब हो गया। ब्रांच ने स्टेट बैंक के चेयरमैन को भेजा, चेयरमैन ने वित्त मंत्रालय को भेजा, वित्त मंत्रालय ने उसी दिन जवाब दे दिया कि इसका जो 10 करोड़ रुपए का दान है इसको मियाद बढ़ाकर उस पार्टी के ही खाते में दे दिया जाए, प्रधानमंत्री राहत कोष को न भेजा जाए। तो मतलब की बात यह है कि ये सारी जानकारियां अगर स्टेट बैंक के पास ना होती तो वो वित्त मंत्रालय को कैसे भेजता उस पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में और किस पार्टी के खाते में जानी इसके बारे में। लेकिन अब वो नंबर छिपाया जा रहा है, ऐसा लगता है इस खबर को देख के। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन डाटा को डालेगा तो फिर से एक बवाल होने वाला है।
आखिर तक उस सूचना को छिपाने की कोशिश की जाएगी। और अब ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी अमेरिकन ताकत, कौन सी रूसी ताकत, कौन सी चाइनीज़ फोर्स भारत में किस पार्टी को पैसे देती रही और क्यों देती रही, एक चीज़। दूसरा, क्या विदेशी चंदा फर्जी तरीके से किसी पार्टी को दिया गया? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शेल कंपनियों का खेल मैं बता चुका हूँ कि अंबानी ने सेल कंपनियों के जरिए अंबानी पर आरोप लगाया था कि उसने अपने ही शेयर ऊपर उठाए। सेल कंपनी मतलब एक फर्जी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कारोबार नहीं करती, इधर का उधर करती है। यानी किसी विदेशी आदमी ने भारत की एक कंपनी के, मान लीजिए उसका नाम है गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस, गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस के शेयर किसी विदेशी कंपनी ने खरीद लिए 1 रुपए की जगह 100 रुपए के। तो गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस ने तो 100 रुपए में अपना शेयर बेचा 1 रुपए वाला, लेकिन उसके पास 100 रुपए आ गए। अब गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस के बाद जो 100 रुपए आए हैं, उस 100 रुपए को उस गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस ने स्टेट बैंक को भेजकर वहां से बॉन्ड खरीद लिया, और वो बॉन्ड जाके गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस को, जो विदेशी कंपनी पैसे देना चाहती थी, उस कंपनी के नाम से ना जमा करके गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस के नाम से जमा कर दिया गया। एबीसी पार्टी की डोनर बन गई गड़बड़ घोटाला इंटरप्राइजेस, पैसा विदेशी था। लेकिन ये जब डेटा आ जाएगा, सीरियल नंबर, तो ये भी पता चल जाएगा। तो कुल मिला के ये इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, एक चीज़। दूसरा, जिस तरह के उल्टे सीधे कानून बनाए गए, विदेशी चंदे की जांच ना हो, ये ना हो, बहुत कानून बनाए गए, आरबीआई का एक्ट बदल दिया गया, और इस मामले पे आरबीआई ने लिखा था कि इससे आप मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ाने वाला कानून बना रहे हो। अरुण जेटली साहब थे शायद उस वक्त, सुना नहीं गया और ये कानून बना दिया गया। तो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। निष्पक्ष जांच हो भारत के संविधान के अनुरूप, तो हो सकता है कि भारत की कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता ही रद्द कर देनी पड़े, लेकिन इस देश में ऐसा होगा नहीं। पार्टियां कुछ भी काला धंधा करें, सब माफ है। पकड़े भी जाते हैं इन पार्टियों के नेता, तो इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि उसमें किसी और पार्टी का फायदा होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।